नमस्कार। अभी कल मुझको मेरे यूट्यूब चैनल पर एक कोई मिस्टर प्रणय हैं और उनकी क्लेम के विषय पे एक इंक्वायरी आई थी क्वेरी आई थी और वो बता रहे थे कि उनकी कोई गाड़ी है और निजी कार है जिसका कोई मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम चल रहा है और गाड़ी की आईडीवी 8 लाख रुपए 7 लाख रुपए है, 7 लैक्स। और गाड़ी का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है और जिसका रिपेयर एस्टिमेट कहिए या अनुमानित रिपेयर खर्च 8 लाख रुपए है। गाड़ी की वैल्यू से भी ज़्यादा है और गाड़ी ये लगभग 10 साल से ज़्यादा पुरानी है। और अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में एक्सीडेंट हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल मुझको उन्होंने नहीं बताई है और शायद कोई निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी या सरकारी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। खैर कोई भी हो, नियम तो स्टैंडर्ड पॉलिसी की जो कवरेज है वो सभी की समान है और इस पॉलिसी पे कोई एड ऑन कवरेज भी नहीं है। तो इनका सवाल ये था, क्या साहब ये गाड़ी की जो आईडीवी 7 लाख रुपए है जिसका 75% ऑफ आईडीवी 75% ऑफ आईडीवी लगभग 5,25,000 जैसा उन्होंने लिखा बताया बनता है। तो जो बीमा कंपनी है या बीमा कंपनी के जो सर्वेयर साहब हैं जो अपॉइंट किए हैं उन्होंने, उनका कहना है कि साहब ये CTL/TL क्लेम नहीं है क्योंकि इसमें रिपेयर बेसिस पे बीमा कंपनी की जो नेट लाइबिलिटी है वो 50% से कम आएगी। अगर 8 लाख भी मानते हैं तो 8 लाख का आधा 4 लाख, तो लगभग 4 लाख रुपए नेट लाइबिलिटी आएगी पार्शियल लॉस क्लेम में, रिपेयर बेसिस सेटलमेंट में। तो इसलिए ये CTL/TL यानी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस या टोटल लॉस क्लेम नहीं है और इसलिए इसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल नहीं किया जाएगा। तो इनका सवाल मेरे से था कि क्या ये सब टोटल लॉस या CTL/TL क्लेम है या पार्शियल लॉस क्लेम है। तो मैंने इनको उसी में जो जवाब देने के लिए ऑप्शन होता है उसी से जवाब दिया और इन्हें बताया साहब मेरे नज़रिए से अगर जो वाहन का रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है जो टोटल लॉस बेसिस पे सेटल होना चाहिए। मैंने इन्हें बताया अगर आप जनरल रेगुलेशन 8 को पढ़ेंगे तो उसमें नेट लाइबिलिटी पार्शियल लॉस क्लेम में नेट लाइबिलिटी को आधार नहीं लिखा हुआ है, उसमें वाहन के रिपेयर खर्च को आधार लिखा हुआ है। और भी मैंने इनको कुछ चीज़ें जो मैं शेयर कर सकता था वो शेयर की। तो इसीलिए मैंने सोचा आज फिर से मैं पहले भी इस विषय पे वीडियो बना चुका हूँ। अपना वीडियो मैसेज अपनी जो जितनी मुझे जानकारी है वो शेयर कर चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार दोबारा से मैं शेयर कर रहा हूँ। और मैंने इन्हें बताया कि मोस्टली 99% हमारे यहाँ अप्रूव्ड सर्वेयर्स या जो जनरल इंश्योरेंस क्लेम्स में डीलिंग मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम में डीलिंग करते हैं उनका मानना यही है कि जो पार्शियल लॉस क्लेम में जो नेट लाइबिलिटी है वो 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है तो तब ही कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम होता है। मोस्टली लोग रिपेयर वाहन के रिपेयर खर्च को आधार नहीं मानते हैं। तो जैसे यही गाड़ी है इसका जो वैल्यू है वो 7 लाख रुपए है और इसको अगर 8 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो मेरी नज़र में तो अब मैं क्या शब्द बोलूं, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है, तार्किक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। यह है गाड़ी की कीमत से ज़्यादा पैसा खर्च करके रिपेयर कराना कहाँ से उचित हो सकता है, कभी भी नहीं। तो इस किस्म की डिस्प्यूट में अगर आप बीमा लोकपाल ऑफिस जा सकते हैं और कोर्ट जा सकते हैं। बीमा लोकपाल ऑफिस में भी आजकल सुनवाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं है
हो सकता है वहाँ भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी से आए एम्प्लॉय होते हैं और जिनकी यही सोच होती है, या जो वहाँ हेड होते हैं उन्हें इंश्योरेंस के बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी के इसी अधिकांश मामलों में इसी सोच को मान लेते हैं। जबकि जबकि ये ऐसा है नहीं। अगर आप चाहे पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए या जहाँ से ये पॉलिसी में आई, जो इंडियन मोटर टैरिफ 2002 है उसका जनरल रेगुलेशन 8 को पढ़िए, तो आपको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और इस किस्म के विवाद जब कंज्यूमर कोर्ट या कोर्ट्स में जाते हैं तो मोस्टली इंश्योर्ड के फेवर में जाते हैं, और वहाँ रिपेयर खर्च को ही आधार बताया जाता है और उसी आधार पे फैसला होता है। तो बैंक में बस थोड़ी सी जानकारी ये दूंगा। पहले तो जो मोटर ऑडी इंश्योरेंस है उसमें दो तरीके के क्लेम होते हैं जो पॉलिसी में जिनको दिया हुआ है या बीमा नियमों में दिया हुआ है। एक होता है पार्शियल लॉस क्लेम, जहां रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी तक हो, वो पार्शियल लॉस क्लेम होते हैं, और जिन्हें रिपेयर बेस यानी रिपेयर करके सेटल किया जाता है, रीइंबर्समेंट किया जाता है, ये टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये पार्शियल लॉस क्लेम है और क्लेम सेटलमेंट का तरीका रिपेयर बेसिस कहलाता है। दूसरा, जब गाड़ी रिपेयर तो हो सकती है लेकिन रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस कहा जाता है। और ये इस कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम को टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है। तो दूसरा हो गया सीटीएल ऑब्लिक, इसमें ऑब्लिक भी है टोटल लॉस। टोटल लॉस वो क्लेम है जिसमें गाड़ी को रिपेयर करना संभव ना हो, चाहे उसकी दुर्घटना की वजह से, पार्ट्स अवेलेबिलिटी की वजह से, या गाड़ी जिससे चोरी हो गई सेफ्टी के नज़रिए से। तो अगर रिपेयर करना ही संभव नहीं है तो वो टोटल लॉस क्लेम होता है। और इन कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम को टोटल लॉस बेसिस पर सेटल किया जाता है। तो क्लेम हो गए दो, पार्श टाइप ऑफ क्लेम्स अगर मुझसे पूछें तो दो तरीके के मोटर ऑडी इंश्योरेंस में क्लेम्स हैं, पार्शियल लॉस क्लेम, पार्शियल लॉस क्लेम, और दूसरा कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम। और सेटलमेंट जो पार्शियल लॉस क्लेम है उसको रिपेयर बेसिस पे सेटल करने के लिए लिखा है, और जो कंस्ट्रक्टिव जो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस और ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम है उनको टोटल लॉस बेसिस पर सेटल करने के लिए लिखा हुआ है। तो अब सब अब इस जो मिस्टर प्रणय हैं, जो उनका सवाल है उस पे आते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी, जो मोस्टली जो लोग हैं, चाहे वो अप्रूव सर्वेयर, मैं खुद भी अप्रूव सर्वेयर हूँ, मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैं, या जो बहुत सारे इंश्योरेंस ऑफिशियल्स या जानकार लोग जो मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम में डील्स करते हैं, उनका जो मानना नेट लाइबिलिटी। तो वो जब हम किसी आदमी ने किसी इंश्योर्ड ने क्लेम किया है कि साहब मेरा ये क्लेम है इतना खर्च है, तो सबसे पहले जो अप्रूव सर्वेयर है या इंश्योरेंस कंपनी उसको ये डिसाइड करना होगा कि ये क्लेम पार्शियल लॉस क्लेम है या कि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम। अगर गाड़ी रिपेयर हो सकती है तो टोटल लॉस तो है नहीं, फिर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम हो सकता है। यानी डिसीजन ये लेना है कि ये क्लेम पार्शियल लॉस क्लेम है या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है। और उसका जो आधार पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में या जनरल रेगुलेशन 8 में दिया है कि वाहन का रिपेयर खर्च कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के लिए डिफाइन निर्धारित करने के लिए उसमें लिखा है कि 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च। वहाँ बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी नहीं लिखी हुई है, वहाँ एक शब्द लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन। तो बहुत से लोग उस टर्म्स एंड कंडीशन को मानकर उसमें डेप्रिसिएशन वाहन खर्च को जानने में उसमें डेप्रिसिएशन अप्लाई करने लगते हैं। तो यह बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जब हम किसी क्लेम का निर्धारण करना चाह रहे हैं रिपेयर खर्च के आधार पे, तो तब तक वो क्लेम ना तो पार्शियल लॉस क्लेम है न कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम। जो डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है वो बीमा कंपनी की
नेट लाइबिलिटी निकालने में पार्शियल लॉस क्लेम में अप्लाई होता है। तो अभी तो क्लेम ना पार्शियल लॉस क्लेम है और ना सीटीएल ऑब्लिक टीएल क्लेम है। तो फिर जब पार्शियल लॉस क्लेम है ही नहीं तो उसमें डेप्रिसिएशन अप्लाई क्यों करेंगे, क्यों नेट लाइबिलिटी निकालेंगे? हम पार्शियल लॉस क्लेम में नेट लाइबिलिटी थोड़े ना निकाल रहे हैं। अभी तो हम ये निर्धारित कर रहे हैं कि ये क्लेम पार्शियल लॉस क्लेम है या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम, और उसको निर्धारित करने का आधार जो जनरल रेगुलेशन 8 है उसमें वाहन की रिपेयर एग्रीगेट रिपेयर कॉस्ट को लिखा हुआ है। तो आप अगर उसे पहले ही पार्शियल लॉस क्लेम मान लिया है आपने और डेप्रिसिएशन अप्लाई कर रहे हैं जनरल रेगुलेशन 9 के अकॉर्डिंग, तो फिर आप निर्धारण किस चीज़ का कर रहे हैं? आप तो पहले ही पार्शियल लॉस क्लेम मान चुके हैं। तो ये मैं मतलब एक दिमाग को आप बिल्कुल टेबल पे रख के काम करो तब तो है। यानी आप किसी चीज़ का निर्धारण कर रहे हैं कि ये पार्शियल लॉस क्लेम है या कंस्ट्रक्टिव टोटल, आप उसमें डेप्रिसिएशन अप्लाई करने यानी आपने उसे पार्शियल लॉस क्लेम मान लिया और आप नेट लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, आप निर्धारण नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने निर्धारण करना है तो वाहन की रिपेयर कॉस्ट लिखा हुआ है, आप पढ़िए टर्म्स एंड कंडीशन में भी वाहन का जो रिपेयर खर्च है वो तो फिक्स ही है। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब हो सकता है कि पॉलिसी की कवरेज के अनुसार क्या कवरेज है और क्या ड्राइविंग जो कंडीशंस हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस वो ठीक है, आदमी नशे में तो नहीं था, आदमी ज्योग्राफिकल जो रेस्ट्रिक्ट जो ज्योग्राफिकल लिमिट्स हैं उसमें है कि नहीं, या लिमिटेशन एज टू यूज़ का इस्तेमाल लिमिटेशन एज टू यूज़ सही है या नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पार्शियल लॉस क्लेम मानकर नेट जो पार्शियल लॉस क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी की नेट लाइबिलिटी है उसको आधार नहीं लिखा है। और सच कहिए 7 लाख की गाड़ी में 8 लाख रुपए मतलब 8 लाख रुपए खर्च करके रिपेयर कराना तो मूर्खता ही होगी मेरे नज़रिए से। लेकिन हमारे देश में ऐसा बहुत होता है। मैंने बहुत बार ऐसी अभी पीछे एक फॉर्च्यूनर का भी एग्जांपल शेयर किया था जिसकी आईडीवी 8,10,000 थी और जिसके लिए बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब 10.5 लाख रुपए खर्च करके रिपेयर करने के लिए कह रहे थे, तो वो भी मूर्खता थी। अभी जस्ट हाल फिलहाल में एक केस आईसीआई लॉम्बार्ड से था, वहाँ भी कुछ इस तरीके से ही मैटर था, तो वहाँ भी यही था। और ये जो साहब हैं जिनका प्रणय जी, इनका जो केस है ये भी 7 लाख की गाड़ी में 8 लाख रुपए खर्च करना ना तर्क संगत है, ना कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सही है। तो ये जो प्रणय जी हैं हो सकता है इनको अपनी वाजिब क्लेम हक पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। और चूंकि कई बार बीमा कंपनी बिल्कुल रिजिड हो जाती हैं और ऐसी स्थिति हो जाती है भैंस के आगे बीन बजाने जैसे, वो सुनती ही नहीं। दो पक्षों के बीच विवाद है, एक बीमा धारक और एक बीमा कंपनी, दोनों के बीच फैसला बीमा कंपनी ने लेना है। और वो अगर रिजिड हो गई तो आप क्या करेंगे, फिर आपको तीसरे पक्ष पे जाना ही पड़ेगा न्याय के लिए। तो वो बीमा लोकपाल ऑफिस हो सकता है, कंज्यूमर कोर्ट हो सकते हैं, और बहुत सारे किस्म की कोर्ट है हमारे देश में इस तरीके के विवाद को निपटाने के लिए, आप वहाँ जा सकते हैं और बहुत उम्मीद है आपको तब न्याय मिले। हाँ, न्याय बीमा लोकपाल ऑफिस में भी इस किस्म के केसेस का अगर आप डिस्प्यूट का आप वो देखेंगे अवार्ड डिसीजन, तो मिक्स टाइप के मिलेंगे। कुछ लोग उसमें रिपेयर खर्च को आधार मानेंगे और कुछ नेट लाइबिलिटी को। तो ये जो इस विषय को क्लियर करने के लिए, वैसे तो ये बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई भी वो नहीं है। 2020 के आसपास एक जो आईआरडीए उसमें एक वर्किंग ग्रुप बनाया था जो ये इंडियन मोटर टैरिफ में सुधार के लिए, तो उन्होंने एक रिपोर्ट इशू की थी 2020 के आसपास, और उसमें भी साफ लिखा था कि जो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, विदाउट एनी सैलवेज डिडक्शन, एनी एक्सेस क्लोज, तो जो अमाउंट है रिपेयर खर्च उसके आधार पर 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा होने पर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम होगा। और जो उससे पहले जो अभी ये 2002 वाला जो इंडियन मोटर टैरिफ है, इसका जो जनरल रेगुलेशन 8 है, उसमें भी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस का अर्थ यही है
रिपेयर खर्च ही, वाहन का रिपेयर खर्च ही वहाँ लिखा हुआ है। वहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को लोग अपने तरीके से डेप्रिसिएशन एप्लीकेशन में लगाने लगते हैं, लेकिन क्लेम तो पार्शियल लॉस क्लेम है ही नहीं, तो फिर आप डेप्रिसिएशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन तो सिर्फ और सिर्फ पार्शियल लॉस क्लेम में अप्लाई होता है। सीटीएल या टीएल क्लेम में तो डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होता। और जब आप पार्शियल और सीटीएल को गणना निर्धारित करने के लिए क्या है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन आप यदि अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पहले ही निश्चित कर लिया कि ये क्लेम पार्शियल लॉस क्लेम है, तो फिर आप कोई कैलकुलेशन ठीक नहीं कर रहे हैं। आप ठीक से पढ़िए वाहन का रिपेयर खर्च, हाँ उसमें लिखा हुआ है। और टर्म्स एंड कंडीशन तो हर क्लेम के लिए है कि टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हैं उसमें वो अप्लाई होंगी, लेकिन कवरेज सब चीज़ों की है। और हाँ, पार्शियल लॉस क्लेम में जो डेप्रिसिएशन अप्लाई हो जाता है, और सीटीएल ऑब्लिक टीएल क्लेम में डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होता। अगर एक गाड़ी है, उसको रिपेयर खर्च करने में, या मान लीजिए ये 8 लाख गाड़ी की जो आईडीवी 7 लाख है, और इसे रिपेयर करने में जो खर्च है वो 8 लाख है, तो इंश्योरेंस क्लेम में जो डैमेज है उसको जो ठीक करने में होना है, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग जो खर्च आ रहा है वो 8 लाख रुपए आ रहा है। अब बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी निकालने में, अगर हम निकालते हैं और रिपेयर कराते हैं 8 लाख में, तो जो नेट लाइबिलिटी पार्शियल लॉस क्लेम में आएगी, तो जो भी डेप्रिसिएशन डिडक्शन होगा, सैल्व जो एक्सेस क्लोज होगी, आजकल साल्वेज के नाम पे तो ऐसे डिडक्शन है नहीं, लेकिन अगर चलिए मान लेते हैं कि वो कोई ग्राहक बीमा कंपनी को मिल जाता है वो भी, तो मान लीजिए 4 लाख ये आता है जो नेट अमाउंट है, तो बीमा कंपनी की पार्शियल लॉस क्लेम में नेट लाइबिलिटी 4 लाख रुपए है। लेकिन अगर ये सीटीएल ऑब्लिक टीएल क्लेम है, तो फिर जो बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी, जो उसकी आईडीवी माइनस एक्सेस, जो है एक्सेस क्लॉज, तो वो सीटीएल क्लेम में टोटल लॉस बेसिस पे वो नेट लाइबिलिटी आएगी। लेकिन जो वाहन का जो रिपेयर खर्च है, वो तो दोनों, वाहन का रिपेयर खर्च तो 8 लाख रुपए ही है ना। 8 लाख रुपए उसका रिपेयर खर्च है, टर्म्स एंड कंडीशन के तहत भी है। हाँ, पार्शियल लॉस क्लेम में नेट लाइबिलिटी 4 लाख है। सीटीएल में जो नेट लाइबिलिटी है वो क्या नाम 6,99,000 मान लेता हूँ, 1,000 मैंने कंपलसरी एक्सेस की अलग कर दी, तो उसमें हो गई 6,99,000। ये लाइबिलिटी है अलग अलग क्लेम में। लेकिन जो रिपेयर खर्च है टर्म्स एंड कंडीशन के तहत ही, वो 8 लाख रुपए है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन कई बार बहुत सारे लोग समझना ही नहीं चाहते, या बहुत सारे लोग समझते भी हैं तो उसको अप्लाई नहीं करना चाहते। तो जीवन में सही दिशा में चलना चाहिए, सही चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए, और नॉलेज का सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। तो आप खुद ही सोच के देखिए, किसी की भी गाड़ी हो, 7 लाख रुपए की गाड़ी है, 7 लाख रुपए मार्केट वैल्यू ही होता है सम इंश्योर्ड जो है आईडीवी, तो अगर उसमें 8 लाख रुपए खर्च करें, कोई भी आदमी, मुझे नहीं लगता उस गाड़ी को रिपेयर, या तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर हो, कुछ उसको, उससे लगाव ज़्यादा हो, वो रिपेयर कराए, कराते भी हैं लोग, ऐसे भी हैं, तो वो हो सकता है। अदरवाइज तो 7 लाख रुपए की चीज़ में 8 लाख रुपए लगाना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। तो ये मैसेज आज का प्रणय जी के लिए था। और अपनी लड़ाई को लड़ें, शिकायत कीजिए, बीमा लोकपाल जा सकते हैं, वहाँ 90 डेज का समय है। और आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं, वहाँ समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, शायद वहाँ 1.5-2 साल भी लग सकते हैं। और परमानेंट लोक अदालत जा सकते हैं आप। तो इस तरीके से सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो आप उपयुक्त अपनी सुविधा अनुसार आप डिसीजन लीजिए, लड़ाई लड़िए, और फैसला आपके हक में ही आएगा। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। तो मेरा शुभकामनाएं हैं आपके लिए, और अब इस वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार।